जहां चाह होती है वहां राह आसानी से मिल जाती है। जी हां, आज हम आपको बिहार के एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो कभी अलग सा कारोबार किया करते हैं, मगर आज ये अपने फार्म पर दुधारू पशुओं का पालन करके सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। दरभंगा में रहने वाले किसान आदित्य कुमार ने ये कारनामा करके दिखाया है और महज 4 साल में डेयरी व्यवसाय से अपनी पहचान बना चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। वो बिहार के एक ऐसे सफल किसान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में सफलताओं का आयाम प्राप्त कर लिया है। कभी शराब के कारोबार से जुड़े दरभंगा के आदित्य लाल आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर डेयरी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं लीकर इंडस्ट्री जुड़ा रहा। 20 साल लगभग काम करा मैंने उसमें। उसके बाद हमने बिहार में आया। जब कहीं दूध खरीदने के लिए गया था तो देखा उसमें मिलावट था। बच्चे के लिए दूध लेना था हमको, तो उसके बाद देखा ना इसमें, तो हमने 2 गाय लिया अपने लिए। आने के बाद 2 से चालू किया। 2 से आज मेरे पास 60 हैं। हाँ, और दूध की सप्लाई मैंने अपने काउंटर पर रखा है। अपना खुद पैकिंग करता हूँ, मैनुअल पैकिंग करता हूँ और काउंटर पर ले जाते हैं। जहाँ की उठाने वाले से ले जाते हैं दूध हम बच्चे के लिए। 18 गाय दूध देती है हमारे पास। 173 के आसपास रहती है, टोटल 173 पर डे के आसपास। क्योंकि अभी कुछ गाय कंसीव किए हुए, कुछ बच्चे देने वाली हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारे पास। वैसे हमारा दूध हमारे पास हाईएस्ट गया 240 गया हुआ हमारे पास। हाँ, तो फिर बच्चे देने वाले हैं, फरवरी से शुरू हो जाएगी, फिर तो हमारा दूध की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हम पब्लिक को देते हैं 42 रुपीज़। हाँ, और जो इसमें जिसको देते हैं काउंटर पे उसको हम 38 देते हैं। 4 रुपये उसको देते हैं पर लीटर में। खर्चा है, देखिए 3-4 तरह के खर्चे हैं। एक खर्चे हैं कि जो कि भूसे खाते हैं, उसका जो भूसे खाते हैं, और दूसरा है कि अब जो हमारे लेबर्स हैं जो भी उनके सैलरी हो गए, और तीसरा है कि दाना। जो उनको हम जो दाना देते हैं उसमें खर्चे हैं। ओवरऑल काट कूट के आराम से बच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही तरीके में करते हैं तो करना कोई दिक्कत नहीं है खर्चे में। जितना गाय दूध देती है उससे ज़्यादा आपको पैसे लागत देती है वो। एवरेज खर्चा करें पर काउ आपका लगभग रखिए 4200 के आसपास पर काउ आ जाती है। हाँ, नेट प्रॉफिट। और हमने क्या करी है, हमने बच्चे को पालना शुरू किया है। क्योंकि हमको बढ़ाना है, हमको एटलीस्ट हमको जाना है 500 काउ जाना है। तो उसके लिए हमने अपने बच्चे रख रहे हैं अपने मिट्टी का, क्योंकि बाद में इसको दिक्कत नहीं होगी। तो पर काउ आप 4200 पास आ जाती है अपने पास। आदित्य बताते हैं कि सफल डेयरी करने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करना चाहिए और साथ ही इनके आहार और आवास पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि पशु स्वस्थ रहें और अधिक दूध मिलता रहे। डेयरी करते हैं तो उनको पहले ध्यान रखें, खुद के हाथ पे भरोसा करना पड़ेगा उनको, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी गाय लें तो ये नस्ल देखें कौन सी गाय किस टाइप की है, और जो नस्ल है इस एरिया में, जो हमारे बिहार का, नॉर्थ बिहार में जो सुटेबल है वो रखने से आपको फायदा होगी। ऐसा नहीं जो भी गाय जो है दूध दे वो लेने से फिर तो दूध देगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया के हिसाब से देना पड़ता है। उसका खाना पीना जो भी उस टाइप की डोज देना पड़ती है खाने के लिए। सहवाल यूज करते रखते हैं, सहवाल है और आपका HF क्रॉस है। हाँ, ये सब रखते हैं। मेनली प्रॉब्लम जिसमें आपका जनरल दूध सहवाल जो है आपका, उसमें बीमारी कम पड़ती है। इस एरिया के लिए सबसे बेटर है सहवाल। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। और साफ सफाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि आवास की नियमित साफ सफाई करनी पड़ती है और आवास के फर्श और दीवारों पर सप्ताह में 1 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है ताकि पशुओं को बाहरी परजीवियों, कीटों से बचाया जा सके। और इसके साथ ही समय समय पर आयु के हिसाब से पशुओं को आंतरिक परजीवियों से बचाने की दवा दी जाती है और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए समय समय पर इनका टीकाकरण कराया जाता है। तो गाय जब बीमार पड़ती है तो एक किसान के लिए बहुत बड़ा बोझ होती है। एक इंजेक्शन, एक कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, थनैला बोलते हैं जिसको। ये छोटी माइनर प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं। उसको साफ सफाई रखेंगे तो बीमार हो गए। अगर एक बार थनैला रोग रहती है, दूध तो चली जाएगी आपकी, पहली बार दूध सूख जाएगी। उसके बाद आपको क्या होगा, उसको ठीक करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आप 2 से 3 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो ये सब होती है। थोड़ा मेन चीज़ है सफाई और खाने पर ध्यान देंगे। और जो नस्ल है इस एरिया में, जो हमारे बिहार का, नॉर्थ बिहार में जो सुटेबल है वो रखने से आपको फायदा होगी। आदित्य अपने डेयरी फार्म पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। गायों का दूध दुहने के लिए मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। मिल्किंग मशीन के इस्तेमाल से दूध में किसी भी प्रकार की गंदगी मिलने या फिर हाथों के जरिए कीटाणु पहुंचने की संभावना खत्म हो जाती है और लोगों को शुद्ध स्वच्छ दूध मिलता है।
डेयरी फार्म पर कुल 3 लोग काम करते हैं, जो गायों को चारा खिलाने से लेकर साफ सफाई और दूसरे काम करते हैं। इनके फार्म में ही हरा चारा भी उगाया जाता है और जरूरत पड़ने पर बाहर से भी हरा चारा खरीदा जाता है। में जनरली देखा जाता है, मेनली इसमें है प्रोटीन का मात्रा दिया जाता है। जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मकई का दर्रा हो गया, ये चोकर हो गया और आपका खल हो गया, सरसों का खल हो गया, और इसमें हम लोग मिनरल मिक्स से मिलाते हैं, जो कि मिनरल डिफिशियंसी जो होती है उसके लिए मिनरल मिक्स से मिलाते हैं। ये सब मिक्स करके और हम देते हैं डोज। डिपेंड करता है कि कितने गाय कौन दो है। हर एक गाय को हम लोग एटलीस्ट 1.5 kg देते हैं उसका बॉडी वेट के लिए, और जितने दूध होते हैं उसका 50% डालते हैं। दाना हो गया ये। और हरा चारा सीजन में जब हरा चारा तो हरा चारा देते हैं। और अभी की जो सीजन है, जो ठंड है, ठंड में हम लोग गुड़ का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा मिठा का, जिसको बोलते हैं मिठा बोलते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है, तो जनरली इसमें बॉडी वार्म रहता है, गाय को दूध में दिक्कत नहीं होती है। हॉल्स्टीन फ्रीशियन नस्ल की गाय काफी संवेदनशील होती है। इस नस्ल की गाय ज्यादा गर्मी बर्दाश्त तो नहीं कर पाती। डेयरी फार्म पर गायों को ठंडक में रखने का भी पूरा इंतजाम है। पशुओं की देखरेख मौसम के अनुरूप की जाती है और इनके आहार में भी कई बदलाव किए जाते हैं, ताकि पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे और इनकी दुग्ध क्षमता बढ़ती रहे। हमारे जिस एरिया में है वहाँ पे प्रॉपर सीमेंट नहीं मिलता हमें, तो नहीं मिलने का कारण क्या है कि जो मिल्किंग था, हमारा जो बच्चे होते थे उसका दूध नहीं मिलते थे अच्छे। तो हमने क्या किया, हमने अपना बुल रखा, हमने अपना बुल ले रखा है। अभी मेरे पास 3 बुल है। हाँ, तो जो बुल की कैपेसिटी है 28 लीटर्स की, उसकी मदर ने 28 लीटर दूध देती थी, तो उसके हिसाब से हमारा चल रहा है। अभी ऑनलाइन यहाँ पे 24 लीटर का हमारे पास ये है। हमको घर यहाँ तो इतना खुश लगता है कि हम कहीं बैठा, इतने सुकून मिलता है कि सब विश्वास नहीं कर सकते हैं कैसे, कितना अंदर से आनंद आती है हमें। आदित्य ने बताया कि यदि हौसला हो तो कोई भी काम करने में उम्र आड़े नहीं आती। डेयरी फार्म को चलाने में काफी मेहनत है, लेकिन उन्होंने हर बाधा को पार किया और आज डेयरी फार्म का सफल संचालन कर मिसाल कायम की है। आप इनकी तरह सफल किसान बन सकते हैं। प्रदेश में समय से बोई गई चने की फसल में फूल और फलियां बनने लगी हैं और इसी समय फसल में चने के पिल्लू का प्रकोप होता है। अगर किसान समय रहते इसका नियंत्रण नहीं करें तो उपज में भारी गिरावट आती है। तो चलिए इसके प्रभावी नियंत्रण के बारे में जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर किरण कुमारी से। चने में लगने वाले कीट के बारे में, तो चना फसल पर जो मुख्य कीट है वो चना फली छेदक कीट है, और यह चना फली छेदक कीट चने फसल को 30 से 40% तक क्षति पहुंचाता है। किसान भाइयों, चने की फसल में जिस कीट का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है वो है फली बेधक कीट। इस कीट की सूंडियां हरे अथवा भूरे रंग की होती हैं और इसकी पीठ पर लंबी धारी तथा किनारे दोनों तरफ पतली लंबी धारियां पाई जाती हैं। चना फली छेदक कीट का वयस्क पतंगा होता है जिसे हम लोग मौत कहते हैं, और यही मौत जो है चना फसल के जो ये फसल की जो पत्तियां होती हैं उस पर वो अंडे दे देती हैं, और फिर 1 सप्ताह के बाद इन अंडों से फुटकर इल्लियाँ, जिसे पिल्लू भी कहते हैं, इल्लियाँ निकलती हैं और वो पत्तियों को खाकर नष्ट करती हैं। फिर जब ये पौधों में फलियाँ लगती हैं तब ये फलियों में यही इल्लियाँ प्रवेश कर जाती हैं और फलियों में जो दाने होते हैं उन दानों को खाती हैं। और ये फलियाँ फली में जब ये इल्लियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तब फलियों में अपना शरीर आधा हिस्सा फली के अंदर और आधा हिस्सा फली के बाहर लटकते हुए ये खाती हैं। और ये जो फलियां हैं ये अपने जीवन काल में करीब 40 जो फलियां होती हैं उनको खा जाती हैं। तो इस तरह से एक फलियां 40 फली इल्लियां जो हैं, एक इल्ली 40 फलियों को खाकर नष्ट करती हैं। इसीलिए इस तरह के नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि किसान भाई आप ग्रीष्मकालीन खेत की गहरी जुताई करें और इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करें और इस कीट के प्रकोप की शुरुआती अवस्था में कीट ग्रसित पौधों और फलियों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो समय पर सोइंग करें, समय पर बुआई करें, फिर अंतर्वर्ती
खेती करें, जैसे चना के साथ धनिया के साथ अंतर्वर्ती खेती करें, 3 और 1 के अनुपात में धनिया लगाएं, या धनिया का मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बर्ड पर्च है ना, चूँकि इल्लियाँ जो है पत्तों के ऊपर खाती हैं, तो बर्ड पर्च जो एक टी आकार का लकड़ी जो है जिसकी व्यवस्था कर दें हम खेत में, और इस तरह के बर्ड पर्च जो हैं 50 बर्ड पर्च पर हेक्टेयर के हिसाब से लगाना चाहिए, जिस पर कि चिड़ियाँ उन डंडों पर बैठकर जो इल्लियाँ होती हैं उनको चुभकर खाती हैं। फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप अगर लगा सकें तो लाइट ट्रैप की ये खेतों में व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जो है नर जो फली छेदक की पतंगा होते हैं वे आकर्षित होते हैं। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV, इस जो ये कीट है इसके लिए ही, जिसे कि HNAP भी कहते हैं, और इसका भी छिड़काव 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नीम शत की 8 से 10 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर फसल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना लाभप्रद होता है। कुछ रसायन कीटनाशी हैं, जैसे स्पाइनोसाइड 45 SC का 2.2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, यानी इस दवा का स्पाइनोसाइड का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। या इमामेक्टिन बेंजोएट का 5 SG कीटनाशी का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। देश में बढ़ती जनसंख्या और कम होती जमीन के कारण दिन प्रतिदिन ताजे फल और सब्जियों की भारी कमी होती जा रही है, और शहरों के आसपास में तो यह समस्या कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। आज आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में और मिलवाते हैं मंजू वर्मा से, जो छत पर गमलों में सब्जियों और फलों की खेती कर रही हैं और आज वह इस कार्य से काफी प्रसिद्ध हो गई हैं। आइए मिलते हैं इनसे। ये जो है हमें अपने पिता श्री राम मनोहर शास्त्री से, जिनको जब भारत आज़ाद हुआ तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कृषि पंडित की उपाधि से नवाजा था, उनसे ये शिक्षा मिली विरासत में। हम ये 99 से कर रहे हैं। तो पहले हमारे हस्बैंड नहरी अफसर थे सिंचाई विभाग में, तो हमारे पास खूब माली हेड माली हुआ करते थे, तो खूब जगह हुआ करती थी, तो वहाँ ये सब चीज़ें होती थी। फिर बच्चों की पढ़ाई के मारे आ गए हम लखनऊ, तो ये शौक़ मेरा कहाँ पूरा हो, तो ये सब शौक़ हमारा मेरे छत पे पूरा होने लगा। मंजू वर्मा का कहना है कि बागवानी का शौक उनको विरासत में मिला है। परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त कर मंजू जी गृहिणी ही रहीं और घर के कार्यों से फुर्सत के बाद वह बागवानी का काम करती हैं। शहरों में खेती के लिए भूमि न होने के कारण मंजू ने घर की छत पर गमलों में सब्जी की खेती शुरू की। 2400 स्क्वायर फुट की हमारी छत है, जिसमें हमने हमारे दोनों पैरों में गठिया है, तो हम इसमें पोर्सलीन की टाइल लगाए हैं जिससे हम फिसले ना गिरे ना, और इसके छत में जो है जाल लगवा रखा है, और इसमें हमारे 300-350 गमले हैं। सितंबर की 18-20 तारीख से नर्सरी इनकी तैयार करना शुरू कर देते हैं और ये चलती है दिसंबर तक। मिट्टी में कंपोस्ट खाद, बर्मी और नीम की खली, DAP, NPK, सुपर फास्फेट, जिंक, यूरिया, डाई और बोन मिल, लीफ मिल, ये सारी चीज़ें डाल करके मिक्सचर तैयार करते हैं और उससे गमलों को भरा जाता है। सबकी अलग अलग खादें और सबके अलग अलग ये मिट्टी होती है। जैसे शिमला मिर्च और देसी मिर्च के लिए तो इनमें ये गुड़चा रोग का प्रकोप बहुत होता है, तो इनके लिए मिट्टी में बहुत कम खाद वगैरह डालना पड़ता है।
फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च, देसी मिर्च और ये लंबा वाला कद्दू और ये ब्रोकली और बैगनी गांठ गोभी, हरी गांठ गोभी और सलाद, ये सारी चीज़ें हमने लगा रखी है। इनकी देखभाल देखिए हम सुबह भी टाइम देते हैं जैसी इनकी ज़रूरत होती है, और नहीं तो 4 बजे से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक का टाइम इसको हम देते हैं। इसमें सब लाइटें लगवा रखी हैं और हम और हमारा सेवक दोनों लोग इसमें लगते हैं। शाम को और सुबह सारी डंडियाँ पेंट करना, इनको लगाना करना, इनको पानी देना, खाद देना, इनकी निराई गुड़ाई करनी, इनकी सेवा करनी, इतना समय इनको देना पड़ता है और इनके पास रह करके बहुत सुकून मिलता है। ये भी हमारे आपकी तरह से सांस लेते हैं। मंजू इस कार्य में काफी निपुण हो चुकी हैं और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित करती रहती हैं और अपना अनुभव बांटती हैं, और बहुत से लोग इन्हें देखकर अपने छत पर सब्जियां उगा रहे हैं। मंजू को इस कार्य के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। कहना चाहते हैं जो लोग शहर में रहते हैं, जिनके पास जमीन की कमी है और जिनको जो है ताज़ी सब्जियां चाहिए, तो वो अपने छत पर इस शौक को पूरा कर सकती हैं। वो गमले में धनिया, मेथी, लहसुन हमने भी खूब लगा रखा है और ये पालक, हर चीज़ ये लगा सकती हैं और उससे खूब अच्छी ताज़ी सब्जी ले सकती हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कल्याणपुर, जिला पटना के नरेंद्र कुमार ने। आपने प्याज की फसल में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। प्याज में लगने वाले रोग तथा उसमें कुछ जो भी इंसेक्ट्स लगते हैं उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। खास करके प्याज में लगने वाले बीमारी और उसमें लगने वाले कीड़े के बारे में। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते प्याज की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। तो कैसे करें इन कीट रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। कि अगर इसमें खास करके कुछ इंसेक्ट्स भी लगते हैं, कीड़ा, ये कह सकते हैं थ्रिप्स, खास करके ओनियन थ्रिप्स बहुत ही कॉमन है। ओनियन थ्रिप्स जनरली देखा जाता है जब कुहासा पड़ता है और खास करके सुबह का जब दिन में चिलचिलाती धूप होती है, उस समय इस तरह से स्थिति में देखा जाता है कि इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। यही नहीं, कुछ एफिड भी देखने को मिलता है। खास करके जब कुहासा होता है तो कुहासा जैसे आकाश खुलता है तुरंत देखा जाता है कि एफिड का अटैक बहुत तेज़ी से होता है, और इतना तेज़ी से होता है कि कह सकते हैं जैसे लगता है कि चारों तरफ पत्ता पूरा लगता है कि काला काला सा हो गया है, या बुरा बुरा ये कह सकते हैं धब्बा बनता है, पूरा पत्ता को खा जाता है, या कह सकते हैं तना भी उसका पूरा जैसे लगेगा रोगग्रस्त हो गया है। तो उस तरह का लक्षण दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से कह सकते हैं एफिड का अटैक है। ये एफिड का अटैक या कसते थ्रिप्स का अटैक, दोनों में से कोई भी अगर होता है उसमें हम लोग जनरली बोलते हैं इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे, आसानी से इसको रोक सकते हैं। खास करके डाउनी मिल्ड्यू भी एक फफूंद के द्वारा फैलता है। उसमें जनरली देखा जाता है कि ऊपर के पत्ते में खासकर लक्षण आता है और फंगस का ग्रोथ नीचे की ओर ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। कह सकते हैं कि मध्य सिरा होता है, ऊपर से उसको ऊपर से हल्का सा पीला पड़ने लगता है, जो नीचे की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। तो नीचे की ओर फंगस का ग्रोथ खासकर देखने को मिलता है पत्ती पर। तो उस तरह का लक्षण जब दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हुआ है। डाउनी मिल्ड्यू को रोकने के लिए मार्केट में रिडोमिल एमजेड दवा या कह सकते हैं मेटालिक्सिल, रिडोमिल एमजेड अगर छिड़काव करते हैं तो 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो आसानी से इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है रोगों की। तो इस समय प्याज की फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यह रोग पहले पत्तियों और डंठलों पर छोटे छोटे सफेद और हल्के पीले धब्बों में आता है।
रोग का प्रकोप बढ़ने पर बड़े भूरे रंग के धब्बों में ये बदल जाता है, जिसके कारण फसल की पत्तियां सूख जाती हैं और कंदों का विकास नहीं हो पाता है। इसके नियंत्रण हेतु स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चुनाव करें, खेत में फसल चक्र अपनाएं तथा खड़ी फसल में रासायनिक नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें, जिससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार बीमारी का या कीड़ा का प्रकोप को अगर दवा आप छिड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं कि आसानी से इस बीमारी को और कीड़ा को रोक सकते हैं। तो मेरी इन सभी बातों को यदि आप ध्यान देंगे तो किसान बंधु निश्चित रूप से कर सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा उपज मिलेगा और आपको ज्यादा आमदनी भी होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पबद्ध है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।